सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो देखिएगा, आज हम जो है फिर आपके लिए जो है वो 40 क्वेश्चन जो है हिंदी अनिवार्य कक्षा 10 के लिए लेके आए हैं। जो RBSC की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी जो परीक्षा ले रहा है, बोर्ड क्लास रहेगी 10वीं, जिसकी परीक्षा 12 मार्च से जो है वो निर्धारित है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इन्हीं 40 प्रश्नों को लेके, और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लगभग 31 नंबर का मैटर जो है इनमें कवर हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा आज का कि तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। वाक्य में जो धोखा संज्ञा है वो क्या है? कौन सी संज्ञा भाई? तो धोखा देखो भाववाचक संज्ञा रहती है, समुदायवाचक नहीं है, जातिवाचक नहीं है, व्यक्तिवाचक नहीं है। धोखा जो है वो एक भाववाचक संज्ञा रहती है। अगला हमारा दूसरा प्रश्न है कि इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? आहार में देखो आ उपसर्ग है, प्रहार में प्र उपसर्ग है, विहार में वी उपसर्ग है, और कहार में कोई उपसर्ग नहीं है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा द। चलिए तीसरा प्रश्न है कि हमारो हरी हारिल की लकड़ी, वाक्य में हारिल शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो हारिल जो है वो एक पक्षी होता है जो हमेशा अपने पंजों में जो है वो लकड़ी को पकड़े रहता है। तो हारिल जो शब्द आया है वो एक पक्षी के लिए आया है। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है कि परशुराम ने लक्ष्मण को काल के वश में बताया क्योंकि, कारण क्या था? क्योंकि वह उनको देखकर मुस्कुरा रहे थे। गलत बात है, नहीं था। वह शिव के धनुष को छोटे छोटे धनुषों के समान बता रहे थे। नहीं। वह परशुराम को चुनौती दे रहे थे। बिल्कुल राइट है, वो परशुराम को क्या कर रहे थे? चुनौती दे रहे थे। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं, वह शिव धनुष पर ममता का कारण पूछ रहे थे। तो ये भी राइट नहीं है, स ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा 5वां जो प्रश्न रहेगा कि मुरझाकर गिर रही पत्तियां क्या संदेश दे रही हैं? मानव मूल्यों का? नहीं दे रही। मानव जीवन की क्षणिकता का? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षणिकता का मतलब होता है कि मानव जीवन जो है कभी भी नष्ट हो सकता है, उसका एक क्षण का भी भरोसा नहीं है। आशाओं का? ये भी सही नहीं है। युद्ध का? ये भी सही नहीं है। तो ब ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि उत्साह किसको संबोधित गीत है? उत्साह जो है वो यहाँ पे बादल को संबोधित गीत है। ए ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। नदी को नहीं है, संसार को नहीं है, और झरने को भी नहीं है। अगला ऑप्शन है, अगले प्रश्न रहेगा 7वां प्रश्न है कि लेखिका के पिता शक्की किस कारण से हो गए थे? तो उसका एक ही कारण था कि अपनों के द्वारा विश्वासघात के कारण वे बड़े शक्की स्वभाव के हो गए थे, और कोई ऑप्शन इनमें सही नहीं है। चलिए अगला हमारा 8वां प्रश्न जो रहेगा कि मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास के लेखक कौन है? तो मेरी तेरी उसकी बात जो उपन्यास है वो है यशपाल का। किसका है? यशपाल का है। तो ऑप्शन हमारा सी जो है वो स जो है वो सही हो जाएगा, यशपाल। 9वां प्रश्न रहता है कि बाल गोविंद भगत के बेटे को मुखाग्नि किसने दी थी? तो बाल गोविंद भगत के बेटे की मुखाग्नि दिवाने का काम जो किया था वो पतोहू से करवाया था। तो पतोहू यानी उसके बेटे की जो बहू थी उसी से ये काम करवाया था। तो ये एक रीति के अलग हटकर जो है वो इन्होंने काम किया था। प्रश्न भी है इसका बढ़िया, बड़ा वाला प्रश्न भी बनता है। अगला प्रश्न है 10 नंबर का कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। इसमें लंगड़ा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो लंगड़ा शब्द जो है वो कैप्टन था इस पाठ में। नेताजी का चश्मा जो पाठ है उसमें कैप्टन नाम का एक व्यक्ति था जो चश्मे बेचा करता था। तो वही उसी को जो है उस पान वाले ने क्या कहा था? लंगड़ा कहा था। तो कैप्टन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा 11वां है कि माँ ने भोलानाथ के घावों पर क्या लगाया था? तो माँ ने भोलानाथ के जो घाव थे उन पर लगाई थी पीसी हुई हल्दी। ठीक है, तो द ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिएगा कि 12वें नंबर का है कि लेखिका ने गंगटोक को किसका शहर कहा है? तो ये तो बिल्कुल सरल प्रश्न है कि गंगटोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर जो है वो कहा जाता है। ये एक प्रश्न भी है कि गंगटोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है। चलिए अभी रिक्त स्थानों की हम बात करें तो पहला हमारा रिक्त स्थान रहेगा कि शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या तोल या माप का बोध कराते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं परिमाण वाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण वो कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि जहां दो वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना करके एक दूसरे से अधिक या कम बता दिया जाए, सिर्फ दो की बात की गई है, तो वहां पर जो है उत्तरावस्था आती है। विशेषण की कौन सी अवस्था आती है? उत्तरावस्था। कंपैरिजन जहां पर किया जाए उत्तरावस्था,
और सभी वस्तुओं में एक को श्रेष्ठ बता दिया जाए वहाँ पर उत्तमा अवस्था होती है, ठीक है। और जहाँ पर एक दूसरे में तुलना की जाए वो होती है, तुलना न की जाए वो होती है अकेले को श्रेष्ठ बताना, वो होता है मूलावस्था, ठीक है। चलिए, 3 अवस्थाएं होती हैं विशेषण की। तीसरा प्रश्न है कि जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता का बोध कराए उन्हें कहते हैं। क्रिया की विशेषता का बोध कराने वाले कहलाते हैं क्रिया विशेषण। क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण। चलिए, अगला है कि हिंदी के प्रचलित उपसर्गों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है। वास्तव में ऐसा प्रश्न आया भी नहीं है, और अगर कहीं पे मिलेगी तो वो सही नहीं होगा। वैसे 3 या 4 जो है वो कई जगह पे 3 लिखा हुआ है, कई जगह पे 4 लिखा हुआ है, तो ये अभी जो है वो सही नहीं मानेंगे। ऐसा प्रश्न न तो आया है और ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, अगला हमारा 5वां प्रश्न जो रहेगा कि जहाँ पर विसर्ग का लोप होकर उसके स्थान पर नया वर्ण आ जाता है उसे कहते हैं। जब विसर्ग का लोप हो जाए तो वहाँ पे होती है विसर्ग संधि। कौन सी होती है? विसर्ग संधि, ठीक है। अगला है कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान और बीच में शब्द का लोप हो जाता है। बीच में देखिए दोनों पद जो है प्रधान होते हैं, बीच में विभक्तियों का, विभक्ति जो होती है, या जिसको हम कह सकते हैं विभक्ति नहीं कहना चाहिए, तो बीच में जो योजक चिन्ह है, योजक शब्दों का जो है वो चिन्हों का जो है वो लोप इसमें हो जाता है। तो विभक्तियों या कारक चिन्ह जो है उनका भी लोप जो है वो द्वंद्व समास में हो जाता है। और जैसे और है, या है, इस प्रकार के जो शब्द हैं उनका लोप हो जाता है, तो योजक चिन्ह भी जो है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, आगे बात करें कि निम्नलिखित जो प्रश्न है उनको आपको बताना है कि कौन सा शब्द इक प्रत्यय से नहीं बना हुआ। मानसिक जो शब्द है उसमें इक प्रत्यय है, दैविक में इक प्रत्यय है, कठिन में इक प्रत्यय नहीं है, नैतिक में इक प्रत्यय है। चलिए, अगला है कि उल्लेख का सही संधि विच्छेद करना है। तो उल्लेख का होता है उत प्लस लेख। तय के बाद में जब लय आता है तो तय भी किस में बदल जाता है? आधे लय में। तो उत प्लस लेख ए वाले ऑप्शन में रहेगा। चलिए, अगला है कि कवि का सौपन कैसा था। तो कवि का सौपन जो था वो प्रेम से परिपूर्ण था, बिल्कुल ए ऑप्शन सही रहेगा। द्विधा से पूरित नहीं था, द्वेष से भरा नहीं था, बहुत लंबा नहीं था। अगला है कि कवि ने बादल का मानवीकरण किस रूप में किया है। कवि ने बादल का मानवीकरण एक छोटे बच्चे के रूप में किया था, ये हम सब जानते हैं। ए वाला ऑप्शन राइट होगा। 5वां है कि कवि ने बांस और बबूल किसे कहा है। बांस और बबूल कवि ने स्वयं को कहा है, क्योंकि उस बच्चे की मुस्कान से पहले कवि क्या था? बांस और बबूल के समान कठोर हृदय वाला था। अगला है कि तार सप्तक का क्या अर्थ होता है। तो सरगम का जब स्वर ऊंचे स्वर में गाया जाता है तो उसको कहते हैं तार सप्तक। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ने जो है वो स जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। सरगम को ऊंचे स्वर में गाना ही क्या कहलाता है? तार सप्तक। और उसी में गला बैठने लगता है, तभी जो है वो वहाँ पर संगतकार उसका सहयोग करता है। अगला है कि लेखक ने असभ्यता की जननी किसे कहा है। देखो, सभ्यता की जननी संस्कृति को कहा है, तो असभ्यता की जननी क्या कहलाएगी? असंस्कृति कहलाएगी। चलिए, अगला है कि निम्न में से कौन सा काव्य संग्रह यतीन्द्र मिश्र का नहीं है। यदा कदा यतीन्द्र मिश्र का है, अयोध्या तथा अन्य कविताएं यतीन्द्र मिश्र का है, डोडी पर आलाप है। यहाँ पर द ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। धूप के धान जो है वो इसकी रचना नहीं रहती है। अगला है कि यशपाल को जेल क्यों भेजा गया था। तो यशपाल को जेल जो है वो राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेने के कारण, यानी क्रांतिकारी धारा से जुड़ने के कारण जो है उनको जेल भेजा गया था। अगला है कि निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह स्वयं प्रकाश का नहीं है। बिल्कुल, सूरज कब निकलेगा, आदमी जात का आदमी, आएंगे अच्छे दिन भी, ये तीनों जो है वो स्वयं प्रकाश की रचनाएं हैं। तर्क का तूफान इसकी रचना नहीं है। अगला है कि गंतोक का अर्थ क्या है। तो गंतोक का अर्थ जो है वो पहाड़ होता है। स ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट रहेगा, पहाड़ को कहते हैं गंतोक। अगला है कि मैं क्यों लिखता हूँ पाठ की विधा है। पाठ की विधा जो है वो लिखा गया है निबंध विधा में लिखा गया है। मैं क्यों लिखता हूँ, द ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा कि पर्वत, नदी, नगर, पक्षी, फूल आदि उदाहरण संज्ञा के हैं। तो ये रहेंगे जातिवाचक संज्ञा के। कौन करेंगे? जातिवाचक संज्ञा। अगला है कि जो सर्वनाम निकटस्थ एवं दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर संकेत करे उन्हें निश्चयवाचक। ये तो प्रश्न का उत्तर भी इसमें साथ में दे दिया ना, ठीक है। तो साथ में हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम, उसको कहते हैं। अगला है कि रमेश पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में क्रिया है। तो पुस्तक पढ़ता है तो इसमें रहेगी सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जो है वो इसमें रहेगी। अगला प्रश्न है कि वे प्रत्यय जो धातु या क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं उनको कहा जाता है। तो उनको कहते हैं कृदंत प्रत्यय।
कौन से कहते हैं? दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं, कृदंत और एक तद्धित। तो तद्धित वाले जो हैं वो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगते हैं और क्रिया और धातु के अंत में लगने वाले कहलाते हैं कृदंत। अगला है कि व्यंजन का स्वर से या व्यंजन से जब मेल होता है तो उसको हम कहते हैं व्यंजन संधि। क्या कहते हैं? व्यंजन संधि उसको कहा जाता है। और अगला है कि वे प्रत्यय जो धातु या क्रिया के अंत में लग कर, ये तो सेम क्वेश्चन आ गया ऊपर वाले का, तो उसको कहते हैं कृदंत प्रत्यय। कौन सा होता है? कृदंत प्रत्यय। तो आज के हमारे ये लगभग 40 सवाल हैं, एक दो कम हो गए होंगे, तो ये कैसे लगे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, बहुत अच्छे वाले क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।